नमस्कार दोस्तों, आज मैं उन टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आप अक्सर कक्षा के दौरान ये चीज़ महसूस करते हैं। आपने देखा होगा कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिसकी याददाश्त कमज़ोर होती है या जिन्हें पढ़ाई में मन नहीं लगता है तथा समान कैलकुलेशन वो गलती कर बैठते हैं। गणित के ऐसे छोटे छोटे गुणा अक्सर वो गलती कर बैठते हैं। साथ ही साथ होमवर्क बनाने में बहुत सारे बच्चे बहाने बनाते हैं। आखिर ऐसी क्या स्थितियां हैं, उन पर आज हम बात करने वाले हैं। शैक्षिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसे शिक्षण विकार कहा जाता है, लर्निंग डिसऑर्डर या अर्थात लर्निंग डिसेबिलिटी। तो आखिर ये क्या चीज़ें हैं और कितने प्रकार के होते हैं, इस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं शिक्षण विकार क्या चीज़ है। तो शिक्षण विकार ऐसे न्यूरोलॉजिकल स्थितियां होती है जिसमें सामान्य औसत से अधिक बुद्धि होने के बावजूद बच्चों को पढ़ने, लिखने, बोलने, गणना करने की जानकारी समझने और याद करने में कठिनाइयां होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये कोई बीमारियां नहीं होती है, ये एक ऐसी स्थितियां होती है जिसमें बच्चे सामान्य या औसत से अधिक बुद्धि होने के बावजूद भी बच्चों को पढ़ने या लिखने या बोलने या यहाँ तक कि गणना करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। अर्थात ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि जिनमें औसत बुद्धि नहीं है वो कमज़ोर हो। औसत से अधिक बुद्धि रहने के बावजूद भी वैसे बच्चों को पढ़ने लिखने में कठिनाइयाँ होती हैं। अगर हम इनके आगे टर्म की बात करते हैं, शिक्षण विकार की स्थितियाँ क्या है, क्या चीज़ें हैं, तो आप समझते हैं कि शिक्षण विकार एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चा सामान्य या औसत से अधिक बुद्धिमान होने के बावजूद पढ़ने लिखने, गणना करने या भाषा समझने में कठिनाई महसूस करता है। यह मानसिक कमजोरी नहीं होता है। अक्सर हम लोग कक्षा के दौरान वैसे बच्चों को इग्नोर कर देते हैं कि शायद यह बच्चा मानसिक कमजोरी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि उसे सीखने की प्रक्रिया में समस्याएं होती है। उदाहरण के लिए आप देखते होंगे कोई कक्षा 5वीं कक्षा में पढ़ता है, लेकिन वो घर जो 2 अक्षर से शब्दों से मिलकर बना हुआ है वो बार बार घर को रग पढ़ता है। ऐसी चीज़ें होती है। यहाँ तक कि कोई ऐसा बच्चा होता है जो 7 गुना 6 का जवाब बार बार गलती बता देता है। छोटा गणित से गणित का कैलकुलेशन भी गलती बता देता है। यदि कोई बच्चा अच्छे से बोल लेता है तो वो लिख नहीं पाता है, यदि कोई बच्चा लिख लेता है तो वो बोल नहीं पाता है। तो ऐसी स्थितियाँ अक्सर कक्षा के दौरान आती रहती है। आगे देखते हैं इसके लक्षण, आप कैसे बच्चों को पहचानेंगे, आखिर क्या स्थितियां हैं, क्या लक्षणें हैं। तो सबसे पहले उस लक्षण के बारे में बात करेंगे। तो पढ़ाई में औसत से कम प्रदर्शन होगा। जो इस प्रकार के बच्चे होंगे जिसे लर्निंग डिसऑर्डर हो, अर्थात सीखने में समस्याएं आ रही हो, तो वो बच्चा पढ़ाई में औसत से कम प्रदर्शन करता है। साथ ही साथ वो बार बार अक्षरों या अंकों में गलती करता है और शुद्धियाँ वो ज़्यादा, जब कॉपी में अब वो बच्चे लिखते हैं कुछ भी, अगर आप उसको लिखाते हैं तो वो बार बार अक्षरों या अंकों में गलती कर देता है। अगर सपोज डेट की बात करेंगे, जैसे अगर 69 की बात करेंगे तो 69 होता है, तो बच्चे कभी कभी इसका उल्टा 96 भी लिख देते हैं। यही बात करेंगे 39 की बात करते हैं तो वो 39 के जगह आपको 93 लिख देंगे। तो ऐसी स्थितियां होती है बच्चों में। आखिर वो कंफ्यूज करते हैं सही क्या है, गलत क्या है। ये अक्षरों में हो सकता है, अंक में हो सकता है, ये स्थितियां होती है। लेकिन अक्सर ये जो बच्चे होते हैं होमवर्क बनाने से बचते हैं। कई सारे बहाने बनाएंगे क्योंकि वो चाहते हैं बनाने के लिए, लेकिन उनकी स्थितियाँ ऐसी है कि वो होमवर्क बनाने में बहुत सारी कठिनाइयों का अनुभव भी करते हैं। साथ ही साथ ऐसे बच्चों की याददाश्त कमज़ोर हो रहते हैं, या जो बच्चे आत्मविश्वास की कमी है, जो बच्चा अक्सर कक्षा के दौरान डरा डरा सा लगता हो, तो ऐसे बच्चों में आप मान सकते हैं कि इसमें शिक्षण विकार अर्थात लर्निंग डिसऑर्डर की समस्याएं हैं। आगे देखते हैं आखिर इसके कारण क्या क्या होते हैं। कारण की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मस्तिष्क के विकास में असमानता। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं शरीर ठीक से डेवलप नहीं हो पाता है, मस्तिष्क का जो उनका विकास जिस प्रकार से होना चाहिए वो एक समरूपता रूप में नहीं हो पाता है, जिस वजह से बच्चों में ऐसी समस्याएं आ जाती है। कुछ बच्चों में ये जेनेटिक भी होता है।
जेनेटिक के कारण भी ये समस्याएं आती है। और तीसरा है कि गर्भावस्था के दौरान कुपोषण या संक्रमण के कारण भी ऐसी स्थितियां आ जाती है। चौथा की बात करते हैं तो जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी, बच्चा जब जन्म लेता है उस समय यदि बच्चों में ऑक्सीजन की कमी रह जाती है तो उस हिसाब से भी वैसे बच्चों में आप मान सकते हैं कि लर्निंग डिसऑर्डर होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और लास्ट है न्यूरोलॉजिकल समस्याएं हैं। कुछ ऐसी भी स्थितियाँ हैं जिसमें तंत्रिका संबंधी समस्याओं के कारण भी ऐसे बच्चों में लर्निंग डिसऑर्डर पाए जाते हैं। अब आखिर ये कितने प्रकार के होते हैं लर्निंग डिसऑर्डर, काफ़ी एग्जाम में पूछा भी जाता है और जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे तो बहुत सारे लर्निंग डिसऑर्डर होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे वैसे ही लर्निंग डिसऑर्डर को लेकर आपके सामने आया हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से पर्याप्त है और अक्सर यही 4-5 में से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप किसी भी प्रकार की टीचिंग से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, टेट या सीटेट की तैयारी करते हैं, तो वहाँ पे आपको ये एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एक डिसलेक्सिया, नाम सुनिएगा। डिसलेक्सिया बीमारी जो होती है वो पठन में, पढ़ने में कठिनाई जो बच्चा अनुभव करता है वो डिसलेक्सिया बीमारी होती है। दूसरी बीमारी है डिस्ग्राफिया, लिखने में कठिनाई। अगर आप इसको याद करने में कंफ्यूज करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, ग्राफ का जो काम होता है वो ग्राफ तस्वीर से रिलेटेड है, तो आपको ये समझना चाहिए डिस्ग्राफिया जैसे ही नाम आपके पास आती है तो ये लिखने से संबंधित है। ड्राइंग वगैरह अगर बनाते हैं तो डिस्ग्राफिया जो है वो लिखने में कठिनाई होती है। तीसरी बीमारी है डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया जो है आपका वो गणितीय अवधारणाओं को कठिनाई में समझ, जो बच्चे को गणित सीखने में समस्याएं होती है या गणित का गुणा करने में समस्याएं आती है, तो वैसे बच्चों में डिसकैल्कुलिया लर्निंग डिसऑर्डर होने की पॉसिबिलिटी होती है। चौथा आपका है डिस्फेसिया। डिस्फेसिया आपका बोलने और भाषा समझने में कठिनाई। ऐसे में बच्चे क्या करते हैं कि जो वैसे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बोल लेते हैं या लिखने में समस्याएं होती है, या लिख लेते हैं या बोलने में समस्याएं होती है, हड़बड़ाहट होती है उसके अंदर, तो ऐसी चीज़ों में आपको वो डिस्फेसिया लर्निंग डिसऑर्डर की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो इस प्रकार से 4 लर्निंग डिसऑर्डर था। एक बार हम फिर से रिवीजन करते हैं। डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया जो होगा आपका वो लर्निंग डिसऑर्डर से संबंधित है आपका, लर्निंग डिसलेक्सिया की बात करते हैं आपका, ये आपका पढ़ने में कठिनाई होगा, ठीक है। डिस्ग्राफिया ये आपका लिखने में कठिनाई का अनुभव जो बच्चा करता है। डिसकैल्कुलिया गणित से संबंधित है, कैलकुलेशन का जो काम होता है वो गणित में होता है, तो आपको याद रखना है डिसकैल्कुलिया जो है वो गणितीय, जो गणित सीखने में जिस बच्चे को कठिनाई होती है तो वो आपका लर्निंग डिसऑर्डर डिसकैल्कुलिया होगा। साथ ही साथ डिस्फेजिया की बात करते हैं तो डिस्फेजिया जो है आपका बोलने और भाषा समझने में कठिनाई जो बच्चा अनुभव करता है तो वो आपका डिस्फेजिया होती है। आगे देखते हैं। आगे डिसलेक्सिया के बारे में बात करते हैं कि आखिर इसमें क्या चीज़ें होती है। तो ये सबसे पहले पढ़ने में जो कठिनाई जो बच्चा अनुभव करता है उससे संबंधित है। यदि कोई बच्चा राम को मार पढ़ रहा है या राम को रमा पढ़ता है तो इस प्रकार की जो अशुद्धियाँ बच्चे कर रहे हैं और बार बार अशुद्धियाँ कर रहे हैं तो ये उसके अंदर क्या होगी, ये डिसलेक्सिया जो है लर्निंग डिसऑर्डर की संभावनाएँ बनती है। और ये बच्चा घर का रग पढ़ता है, ये गढ़ पढ़ता है, ये बार बार उच्चारण वो ठीक से नहीं कर पाता है, बार बार पढ़ाई को पढ़ ही पढ़ता है, पढ़ ही पढ़ लेता है। तो इस प्रकार जो उच्चारण संबंधी पढ़ने में जो समस्याएं होती है, पढ़ने में जो कठिनाई अनुभव करता है जो बच्चा, वो डिसलेक्सिया के अंतर आती है। दूसरी बीमारी की बात करते हैं वो डिस्ग्राफिया की। डिस्ग्राफिया में आप देख सकते हैं कि वो लिखने में उनको कठिनाइयों का अनुभव करता है। डिस्ग्राफिया आपका लिखने से संबंधित है, अर्थात राइटिंग डिसऑर्डर है। ये बच्चे लिखने में समस्याएं अनुभव करते हैं और जैसे बच्चा स्कूल को स्कूल लिख देगा या स्कूल लिख देगा स्कूल लिख देगा, अर्थात इस प्रकार की जो अशुद्धियाँ लिखते हैं तो वो आपका डिस्ग्राफिया लर्निंग डिसऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। भारत को भारत लिख देगा, भात लिख देगा, गणित को गणित लिख देगा, आपका हर्षी का दीर्घी का, ये सारी जो गलती जो बच्चे करते हैं तो वो आपका डिस्ग्राफिया। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से पिक्चर में भी आपको दिखाया गया है।
आगे बात करते हैं डिसकैलकुलिया के बारे में। डिसकैलकुलिया जो गणितीय अवधारणाओं से संबंधित है, गणित में जो बच्चा कठिनाई अनुभव करता है, सिंपल सा अगर गुना बात करते हैं 13 और 31 में फ़र्क नहीं कर पाता है। हमने पहले भी कहा कि वो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जैसे 39 के लिखेंगे तो 3 9 39 होगा या 9 3 39 होगा, वो कंफ्यूज रहते हैं। अगर 7 8 को गुना की बात करते हैं तो 56 की जगह वो 65 लिख देगा या 76 बोल देगा। तो ऐसी सारी जो समस्याएं होती है वो डिसकैलकुलिया के अंतर्गत आते हैं। 100 में से एक तक की उल्टी गिनती नहीं बोल पाता है ये बच्चा। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं जो आपका डिसकैलकुलिया के अंतर्गत आते हैं। आगे बात करते हैं डिस्फेसिया के बारे में। डिस्फेसिया भाषा और बोलने में कठिनाई, जैसे अगर इससे जो लर्निंग डिसऑर्डर से ग्रसित जो होते हैं जो बच्चे, तो उसे ना भाषा और वो सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं वो चीज़। जैसे मुझे पानी चाहिए की जगह पानी चाहिए मुझे, या मुझे चाहिए पानी चाहिए का मतलब कहने का अर्थ हुआ कि वो शब्दों को एक क्रम नहीं बैठा पाते हैं। तो ऐसे जो है आपका डिस्फेसिया होगा। बच्चा शब्दों को तोड़ मरोड़ कर बोलता है, जैसे किताब को तिबाक, इस प्रकार से भाषा करता है। दूसरी बात है कि बच्चा सामान्य वाक्य में बनाने में दिक्कत करता है, जैसे मैं खेलने जा रहा हूँ की जगह खेल जा रहा हूँ मैं। तो इस प्रकार की जो समस्याएं होती है वो आपका डिस्फेसिया के अंतर्गत आते हैं। आइए बात करते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछले कई सारे एग्जामों में कई बार पूछा गया है। आप ये देख सकते हैं कि सीटेट 19 दिसंबर 2021 का पेपर 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था डिसलेक्सिया मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है। आपको पता है कि डिसलेक्सिया जो होगा आपका वो पढ़ने से संबंधित है, अर्थात ये आपका पहला इनका सही जवाब हो जाएगा पढ़ना और लिखना। ठीक है, ये बच्चे पढ़ने से संबंधित जो होती है आपका वो डिसलेक्सिया के अंतर्गत आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हम कथन को पढ़ते हैं, ध्यान समझिएगा। डिसलेक्सिया इज ए रीडिंग डिसऑर्डर, तो सही है। डिसग्राफिया इज ए राइटिंग डिसऑर्डर। डिसग्राफिया हमने कहा कि जो लेखन संबंधी जो कठिनाइयों का अनुभव करते हैं बच्चे वो डिसग्राफिया होगा, और डिसलेक्सिया जो है वो आपका रीडिंग डिसऑर्डर है, पढ़ने में जो कठिनाई बच्चा अनुभव करता है। तो अर्थात ये दोनों सही है। तीसरा ऑप्शन कहा जाता है कि डिसग्राफिया इज ए रीडिंग डिसऑर्डर, ये आपका गलत हो जाएगा। डिसग्राफिया ये आपका गलत है। डिसग्राफिया जबकि राइटिंग डिसऑर्डर है, और डिसलेक्सिया इज ए राइटिंग डिसऑर्डर ये भी गलत है। अर्थात ये आपका पहला और दूसरा दोनों सही है। और ये आप देख सकते हैं कि सीटेट जुलाई 24 का ये पेपर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे, कथन है एक बहुत सक्रिय होते हैं पर आईक्यू कम होता है, वेरी एक्टिव बट लो आईक्यू, बहुत बुद्धिमान होते हैं और परिपक्व होते हैं, कुछ नहीं सीख सकते, कैन नॉट लर्न एनीथिंग। चौथा ऑप्शन है कुछ पहलुओं में सीखने में संघर्ष करते हैं। आप समझ सकते हैं कि इसमें कौन सा सही जवाब आपको लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा मैंने पहले भी कहा था कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटी वाले हो वो आईक्यू लेवल उनका कम हो, वो सामान्य होते हैं लेकिन फिर भी उसे सीखने में कठिनाई होती है। तो पहला तो आपका गलत हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन है बहुत बुद्धिमान और परिपक्व होते हैं, नहीं, बुद्धिमान थोड़ी उसकी याददाश्त कमज़ोर होती है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा कुछ नहीं सीख सकते, ये पूरा नेगेटिव है। बच्चे सीख सकते हैं बट सीखने में उसका तरीका चेंज होना चाहिए। और चौथा जो आप देख सकते हैं कुछ पहलुओं में सीखने में संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल विद सम एक्सेप्ट लर्निंग, वो सीखने में संघर्ष करते हैं। तो सही जवाब आपका 4 नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये पेपर सीटेट फरवरी 2016 के पेपर 2 में ऐसा पूछा गया था। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। चौथा क्वेश्चन देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है, लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है। नंबर 1 कहा जाता है कि वस्तुनिष्ठ तथ्य संस्कृति की कोई भूमिका नहीं, डिसलेक्सिया के समानार्थी, औसत या अधिक आईक्यू वाले बच्चों में भी पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, समय और हस्तक्षेप में बदलती नहीं है, ये भी आपका गलत लग रहा है, ये भी गलत है, ये भी गलत लग है। आप इसको पढ़िएगा ध्यान से, औसत से अधिक आईक्यू वाले बच्चों में भी पाई जाती है। जी ये बिल्कुल सही है, इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला देखते हैं,
अगला क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया वाला बच्चा किसमें कठिनाई महसूस करेगा? आपको पता है कि सही जवाब इसका हो जाएगा आपका डिस्ग्राफिया। ग्राफिया का शब्द है ग्राफ, तो ये आपका लिखने से संबंधित हो जाएगा। इसका सही जवाब आपका लिखना हो जाएगा। तो जो डिस्ग्राफिया होगा वो आपका लिखना हो जाएगा। रीडिंग बात करते हैं, डिसलेक्सिया हो जाएगा। गणितीय आपका डिसकैलकुलिया हो जाएगा। तो ये आपका जो डिस्ग्राफिया वाला बच्चा होगा वो लिखने से संबंधित होगा, तो वो लिखने में कठिनाई महसूस करेगा। ये यूपी टेट 2018 का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपने थ्योरी ठीक से समझा तो आप किसी भी सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या आप टीचिंग करते हैं, तो या डीएलएड हो या बीएड हो, टीचिंग से संबंधित चाहे जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या उससे आप जुड़े हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आप इसके अतिरिक्त भी क्वेश्चन का आप अपने बुक से अभ्यास कर सकते हैं। कैसा लगा आपको ये लेक्चर हमें ज़रूर बताइएगा। हम प्रयास करते हैं कि मैं चूँकि प्रयास करता हूँ कि आपके लिए कुछ अच्छे कंटेंट लेके आऊँ जो टीचिंग से संबंधित हो और आपको भी कुछ नयापन सीखने को मिले। और वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा काम आपको कैसा लगता है हमें ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए धन्यवाद।